नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त, हम लोग की सीरीज चल रही थी रेशियो और प्रोपोर्शन की, ठीक है, जिसे हम लोग समाप्ति की ओर ले जाते हैं और बहुत तेजी से ले जाते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें 2-3 प्रॉपर्टीज भी होगी, हम लोग उसको भी साथ साथ में समझेंगे। और अब से हम लोग का सवाल का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो अब साथ बनाना, साथ चलना और देखना। और एक दो चीज़ तो ऐसे बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता। एक बार ट्राई करना। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी जानकारी है, पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया है। हो सकता है कि आपने पढ़ाया हो, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ाया है, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पहले जो हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे आज हम लोग के सारे सवाल होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना। मान लो कि सवाल में क्या दिया हुआ है। मान लो सवाल में दिया हुआ हमको कि बताइए 16 is to 36, ठीक, प्रोपोर्शनेट 36, ठीक। और बताओ थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या है, क्या है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल सवाल है, मैंने बताया ही था आपको। इसको इधर इनटू और इसको इधर इनटू। समझ में आ रहा है? अरे बेसिक्स देख लो। चलो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16/36 बराबर होगा 36 बटा थर्ड प्रोपोर्शनेट के। अब ये इधर गुणा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब 36 गुणे 36 बटा 16। बोलो हाँ। अब ये 4 into 4 है, तो एक 4 से ये खत्म, 4 9 जा, और एक 4 से ये खत्म, 4 9 जा। आंसर कितना आ गया? 81। सिंपल। अब मैं इतना नहीं करता एग्जाम में। मैं क्या देखता कि ये इससे गुणा, ये तो बटे में जाएगा, 4 चुक 4 है, तो एक 4 से ये 9 खत्म, 1 से ये 9 खत्म। आंसर कितना हो गया? 81। मैं ऐसे देख के आगे बढ़ जाता। सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब इतना लंबा नहीं करना, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हम लोग का अगला सवाल क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ। अगला सवाल मान लो दिया हुआ है, हमसे बोला है कि अगला सवाल 4 9 12, 4 9 12 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनेट बताओ। 4 9 12 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनेट बताओ। सिंपल सी बात है, इसको इससे गुणा और ये इससे। नहीं समझ में आया? देखो 4 बटे 9 इक्वल्स टू 12 बटे 4, ठीक। ये इससे गुणा हो जाएगा, 12 into 9, या यहीं से काट लो, 4 3 जा और 9 3 जा 27। तो फोर्थ प्रोपोर्शनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। ये लिखने की भी नहीं जरूरत है, हालांकि मैं तो यही देख लिया था, ठीक है। बस ऐसी सिंपल करना। मैं यही चीज को काट ले रहा था, 4 3 जा और 9 3 जा 27। ये है फोर्थ प्रोपोर्शनेट की वैल्यू। समझ गए? ऐसे करना एग्जाम में। और सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। उसको ध्यान से समझना। और इसी को बच्चे रटते हैं, इसी का फॉर्मूला रट लेते हैं, क्योंकि रटाया जाता है, ठीक है। तो रटना नहीं, समझना है कि कैसे निकलता है, कैसे इसकी बेसिक्स है, ठीक है। और आओ एक बहुत बढ़िया सवाल अभी हम करते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल हम लोग उठाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको। मतलब इसको कर लो। चलो दोस्त देखो, अब सवाल लिखा हुआ है, इफ A is the third proportionate to 16 and 36 and B be the fourth proportionate to
4, 9 and 12, then find the relation between A and B. ये ऑप्शन है, A equals to 3B, B equals to 2A, C ऑप्शन है A equals to 4B और D ऑप्शन है B equals to 3A। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है 16 और 36 का तृतीय समानुपाती A है, 16 और 36 का तृतीय समानुपाती A है और 4, 9, 12 का चतुर्थ समानुपाती B है। तो ज्ञात कीजिए A और B में क्या संबंध है। ऑप्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा अभी हम लोग कुछ देर पहले यही किए थे, 16, 36, 4, 9, 12। तो 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनेट हम लोग का निकला था कितना? 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनेट निकला था हम लोग का 81 निकला था। और 4 और 9, 12, 4, 9, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकला था हम लोग का 27। ये A आया है, ये B आया है। बोलो, अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे A का मान 81 रखूं तो क्या ये 3B बन रहा है? 27 या 81, ये पहला ही ऑप्शन हो गया और कहीं नहीं बैठ रहा। देखो, अगर B का मान, अगर B यहाँ 27 रखो तो 2A बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। A का मान यहाँ 81 रखो तो 4B, ये भी पॉसिबल नहीं है। और 3A तो हो नहीं सकता क्योंकि A ज्यादा है, तो ये ज्यादा ही होते वो वैसे कट गया। और 4 और 3 तो आराम से देख लोगे, 3 गुना है कि 4 गुना है। सिंपल सवाल था, इस वाला आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, हाँ ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, रेशियो के, और लोगों को नहीं पता होता कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। बहुत रटना नहीं है यार, समझना है। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, ये कैसे निकला है इसके पहले मैं 2 सवाल बताया हूँ, वैसे इसको निकाल लेना। 16, 36 का A आएगा थर्ड प्रोपोर्शनेट 81 आएगा, 4, 9, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनेट 27 आएगा और रिलेशन इसका बनेगा A equals to 3B का। समझ गए? चलो, और इसका हम लोग एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाते हैं अभी। ठीक, चलो चलो आ जाओ, एक सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल में बता रहे, देखो लिखा हुआ है क्या? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है एंड A एंड B, सॉरी एंड A माइनस B, ये दिया हुआ है। इसका हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शनेट पूछा है। इसका बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनेट बताओ, इसका तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। मान लो ये दिया हुआ, ये दिया बोल दिया कि भाई तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। कैसे निकलेगा? लिखने का तरीका फिर से देख लो। इसको क्या लिखोगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक, A माइनस B प्रोपोर्शनेट, बीच वाला 2 बार लिखाता है, बताइए आपको A माइनस B, और थर्ड प्रोपोर्शनेट हमसे पूछ रहा है। मैं क्या बोला? इसका इससे गुणा और उसका उससे गुणा। समझ में आ रहा है? देख लो, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा कैसे? इसको मैं लिखूंगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये A माइनस B, फिर ये A माइनस B, बोलो, और ये आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनेट। एग्जाम में लिखने मत लगना, बस मैं बता रहा हूँ कैसे करना, कैसे इसको ये आएगा, कैसे इसको करेंगे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इधर A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, और अब नीचे आ जाएगा क्या? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये होगा थर्ड प्रोपोर्शनेट के बराबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे ये सिंपल है, ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी है, तो A माइनस बी से A माइनस बी एक खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस बी और एक A माइनस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी
और a माइनस बी से एक ये a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास कितना बचेगा, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। यही इसका थर्ड प्रोपोर्शनेट होगा, यही इसका थर्ड प्रोपोर्शनेट होगा। समझ गए? सिंपल सवाल था, जैसे करते हैं वैसे ही किए हैं हम लोग, कहीं कुछ चेंज नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अलजेब्रा में नहीं बताया बेटा, जो नहीं पढ़ा होगा जान लो, एक ये होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब अलजेब्रा बताऊंगा तो फिर बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि कहाँ से फॉर्मूला बना है, एक एक चीज। ठीक है, अभी के लिए इतना जान दो कि इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। ठीक, लिखो। चलो दोस्त देखो, अगला सवाल लिखा हुआ है 12 और 30 के तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शनेट और 9 और 25 के मध्य समानुपात सेकंड प्रोपोर्शनेट का अनुपात क्या होगा। तृतीय प्रोपोर्शनेट अब उतना लंबा मैं नहीं लिखूंगा। ठीक, अब मैं क्या लिखूंगा, तृतीय मतलब क्या, 30 गुणे 30 बटे 12। नहीं समझ में आ रहा है, कहां से आया देखो, आओ बताओ। थर्ड प्रोपोर्शनेट मतलब 12 30 प्रोपोर्शनेट 30, हमसे ये पूछ रहा है, ये हमको दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनेट। तो 30 गुणे 30 बटे 12 समझ में आ गया, 30 गुणे 30 बटे 12 ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनेट की वैल्यू। और सेकंड प्रोपोर्शनेट आपको मैं बताया ही था, सेकंड प्रोपोर्शनेट कैसे निकलता है, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी मतलब कितना दिया हुआ है, 9 और 25, तो बाहर कितना आ जाएगा, इसका 3 और इसका 5 15। तो मध्य समानुपात का मध्य अनुपात समानुपात का आ गया वैल्यू 15 और इसका कितना आ जाएगा, 6 2 जा 6 5 जा और 2 15 75। तो ए का मान कितना आ गया 75 और बी का मान कितना आ गया देखो 15। तो रेशियो कितना बन गया 5:1 का। नहीं समझ में आ रहा, देखो ये कितना बन गया 75, ये कितना आ गया 15 15 का 15 15 5 75, 5:1 का रेशियो। समझ गए? ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं बस। तो इसमें ज्यादा अब मैं इतना समझा रहा हूं, आपको इतना नहीं करना है। आपको जब ये दिख गया मध्य समानुपात, तो मतलब 3 और 5 15, इसका मान 15, इसका 12 12 सॉरी 30 30 गुण हो जाएगा और यहाँ 12 कितना हो गया 75 आ जाएगा। 1 से 5 गया, उधर से 15 गया, आ गया 75, खत्म। सिंपल। तो अच्छा दिमाग में सोचना है, कैलकुलेशन अब ये चीज ना दिमाग में चाहिए। मैं बस आपको इतना करा रहा हूं कि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। समझ गए? करना दिमाग में, पेन नहीं उठाना है, करना दिमाग से ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन। समझ रहे हो? चलो इसको फटाक से छाप लो, फिर आप लोग एक चीज सिखाता हूं। ठीक है, चलो एक चीज समझना, इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। प्रॉपर्टी है, एक चीज समझना, इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, एकदम डायरेक्ट, 2 कॉपी उतार देता है वो। अब मान लो कि सवाल में दिया हुआ है, एक ऐसा मान लो कि सवाल में दिया हुआ है a/b बराबर है c/d के बराबर है e/f के। तो इससे हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिलता है आपको पता है? इससे हम लोग को ये रिजल्ट मान लो सवाल में दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इससे हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ये बराबर है, तो हम a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ जो निकालेंगे वो भी इसके बराबर ही आएगा। हाँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। ठीक,
ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर को मैं ऐड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर होगी। और नहीं सिर्फ 3 को नहीं, अगर मैं सिर्फ 2 भी ले लूं, जैसे ऊपर का a प्लस सी अपॉन b प्लस डी, इसको भी मैं निकाल दूं तो भी जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी। देखो अगर मैं मान लो इसका वैल्यू रख दिया, इसका वैल्यू रख दिया 1/2, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान मैं रखूंगा क्या 3/6, तभी ना 1/2 बराबर होगा। 3 1 और 3 2 6 और इसका मान मैं रख दिया क्या 4/8, तीनों बराबर हो गए। अब देखो मैं ऊपर तुम वैल्यू रखो, यहाँ पर वैल्यू रखो तो a का मान कितना रखे हो 1 3 और 4, ये वैल्यू रखे हो। और इसका मान कितना रखे हो 2 6 8, निकालो देखो कितना आ रहा है 4 3 7 1 8 और 8 2 10 16, कितना आया 1/2। देखो ये भी 1/2 ही आ रहा है, सबको काटोगे तो कितना आएगा 1/2 ही आ रहा है सब कुछ। ठीक है 2 का भी ले लो तो मैं यहाँ कितना रखा 1 और 3 है, 1 प्लस 3 अपॉन में b और d है तो 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 4/8, 4/8 मतलब कितना 1/2, वो भी बराबर। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, एकदम डायरेक्ट 2 कॉपी उतार देगा। और मैं एक चीज बताने के बाद डायरेक्ट इस पे सवाल ही बताऊंगा आपको, ठीक है, कि मतलब जो दुविधा है, जो संकट है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। और बढ़िया सवाल बताऊंगा, बच्चों वाला खेल नहीं, सवाल में जैसे बच्चों वाला दे देता है, लेकिन मैं बच्चों वाला नहीं बताऊंगा, मैं आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा उस पर। ठीक है, इसको लिख लेना। एक और प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है उसकी टाइप है, वो एक तरीके का टाइप है, उसको देख लोगे, उसके बाद फिर इस पर हम सवाल करेंगे। ठीक है, इसको फटाक से लिख लो जल्दी से। देखो सामने जो लिखा हुआ है ना, ये टाइप्स है, रेशियो के टाइप्स है। ये कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी है नहीं, इसलिए कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब मैं बोला पूरा पढ़ाऊंगा, बेसिक बताऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, उड़ाऊंगा तो मैं कुछ नहीं। टाइप होता है, पहला टाइप होता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। फिर आता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसको कैसे लिखते हैं हिंदी में वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, और इसको लिखते हैं सब डुप्लीकेट को अंडर रूट ए बाई बी, ए बाई बी। फिर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो की हिंदी में बोलते हैं घनानुपात, घनानुपात, घनानुपात ऑफ ए एंड बी। घनानुपात में क्या क्यूब हो जाता है ए क्यूब बाई बी क्यूब, ए क्यूब बाई बी क्यूब। फिर तीसरा होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, और इसको करते हैं क्या क्यूब रूट ए बाई बी के, इसको हिंदी में बोलते हैं घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। बस इसको जान लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी है नहीं, बस ये होता है टाइप से रेशियो के, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, इसलिए जल्दी को पढ़ाता नहीं है इसको, मतलब कोई बताता ही नहीं तो पढ़ाएगा क्या, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ इसको कि अगर ये जब देता है बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए और बी बताइए, तो यहाँ जो वैल्यू होगी उसका ही करते ना ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कोई आपको दे दिया कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए और बी बताइए, तो आप अंडर रूट ले लेना। फिर कोई बोल दिया कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बताइए, तो आप ए क्यूब बाई बी क्यूब कर देना। फिर बोलेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए और बी बताइए, तो आप क्यूब रूट ए बाई बी कर देना। सिंपल सवाल है, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया, इसको नोट कर लो फटाक से जल्दी से। भाई ये देख लेना यार भाई, ठीक है, जब मैं आपको ये लिखवाया था ना, इसमें आप लोग को एक चीज बताना दिमाग से उतर गया, मतलब गलती से, ठीक, अगर ये चीज दिया हुआ है ए बाई बी ई बाई सी बाई डी और इक्वल टू ई बाई एफ, जो आपको प्रूफ करके दिखाया था, वैल्यू में रख के दिखाया था, मान लेना कि अगर मैं यहाँ पे किसी कांस्टेंट से भी इनटू करूं,
अगर मैं यहाँ कैसे करूंगा तो यहाँ भी कैसे करूंगा, ठीक। और मैं यहाँ अगर टी से करूंगा तो यहाँ भी टी से करूंगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ वी से करूंगा तो यहाँ भी वी से करूंगा, ठीक है। अगर जब मैं ये करूंगा ना कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से तो इंटू करना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके हमेशा बराबर होगी, के प्लस टी सी प्लस वी ई। वही चीज है, यही चीज यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर मैं आपको अलग से लिख दे रहा हूं। अगर आप कांस्टेंट से भी इंटू करोगे तो भी वो इसके बराबर ही आएगा, समझ रहे हो, तो भी वो इसके बराबर ही आएगा हमेशा, ठीक। इसको कैसे करेंगे अब इसको सवाल में देखेंगे। इसको वहां पे थोड़ा सा चीज लिख लेना कि आप किसी कांस्टेंट से भी गुणा करोगे, इंटू करोगे, तो आप जो वैल्यू निकालोगे वो भी हमेशा सेम आएगी। पक्का समझ गए? चलो अब इसको लिख लो अच्छे से। देखो अब ये सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में गिवन है, ठीक। m बाई n इक्वल्स टू p बाई q इक्वल्स टू u बाई v। अब हमसे चार ऑप्शन दे दिया कि बताओ कौन सा सही है इसमें से। क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, हालांकि बहुत ही तुच्चा लेवल का सवाल है, बहुत ही तुच्चा लेवल का सवाल है, ठीक है। अब देखो, सॉरी यहाँ m नहीं होगा, यहाँ इसको n होना चाहिए, तभी ये सही हो जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ भी है, क्वेश्चन निकले वाला पता नहीं क्या किस बेहोशी में सवाल लिख रहा है, ठीक है, डांटना पड़ेगा क्वेश्चन लिखने वाले को, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि जब भी आपके बराबर हो तो आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बराबर आएगी, ठीक, लेकिन सेम कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो यहाँ m बाई n इसका कोफिशिएंट तो ठीक है 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट p और q का +3 ये भी ठीक है, लेकिन इसका प्लस है इसका माइनस है, बराबर है नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरे में आते हैं, इसका कोफिशिएंट m का 3 है, n का कितना है कुछ नहीं, तो ये भी बराबर नहीं हो सकता। कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ लिखा था मैं k k t t v v, ठीक है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसका देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ठीक है, बट यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या ये, और चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1, हाँ ठीक है, यहाँ +3 यहाँ +3 ये भी ठीक है, यहाँ -5 यहाँ -5 ये भी ठीक है, बस यही अपना आंसर है। ऐसे चेक करना है इसको, समझ गए? मतलब यही थोड़ा सा ना रटना नहीं, समझना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो कैसे कैसे करना होता है, कैसे इसको एग्जाम में कैसे करना है, सिर्फ आपको कोफिशिएंट वैल्यू चेक करनी है, कोई वैल्यू मत पुट करने लगना। हाँ इसमें लोग वैल्यू पुट करने लगते हैं, बताया जाता है भाई ऐसे कि वैल्यू पुट कर दो, कोई वैल्यू पुट कर दो 1/2 रख दो, सभी को पुट करके देख लो जो आंसर है वो आंसर है। अरे यार आंखें भर आएंगे मैं वैल्यू पुट करने लगा तो सब में, ठीक है, इसको सीधे ऐसे ही करना है, ठीक। और एक और सवाल देखते हैं बढ़िया सा, चलो दोस्तों देखो अगला सवाल। सवाल में दिया हुआ है a बाई बी बराबर है c बाई डी बराबर है e बाई एफ बराबर है g बाई एच, और पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा गलत है, विच आर नॉट करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है। चलो देखो और देखते हैं इसको। अब सवाल में लिखा हुआ है, सॉरी विच आर नॉट नहीं होगा, विच आर करेक्ट होगा, विच आर करेक्ट, ठीक। और देखो इसमें से कौन सा सवाल देखते हैं। चलो देखो सवाल में दिया हुआ है a प्लस सी प्लस ई प्लस जी दिख रहा है, और यहां पे आपको दिख रहा होगा b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, फिर आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, उसके बाद अपॉन में लिखा है, उसके बाद अपॉन में लिखा है क्या, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे ही सब ये दिया हुआ है। अच्छा देखो मान लेते हैं इतना बड़ा वैल्यू है, मान लेते हैं इसका मान पूरे का मान k है, मान लेते हैं इस पूरे का मान k है, a बाई बी सी बाई डी बाई ई बाई एफ प्लस जी बाई एच का पूरे का मान क्या है, k है। तो ये अगर मैं इसको क्या लिखूंगा, तो ये तो मेरा अंडर रूट k हो जाएगा, ये मेरा अंडर रूट k हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। फिर मैं इस पे आ जाऊंगा,
ए स्क्वायर, तो अच्छा ये देखो ये के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर जी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा के का स्क्वायर और बराबर है, देखो दो वैल्यू इनटू है, इनटू 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 दो वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो ये मेरा सही हो जाएगा, ये गलत ये सही। इसको भी देख लेते हैं। ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा क्यूब रूट के क्यूब के, जो कि बराबर है के, और इसको बाहर में क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट के। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। सिंपल आंसर क्या है इसका, के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन। समझ गए? चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं बढ़िया सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना खूब ढेर सारे सवाल करेंगे, ठीक। आ जाओ दोस्त, इसको समझते एक बार, प्रोपोर्शनैलिटी को समझ लेते हैं। हालांकि हम लोग पूरा समझ तो लिया ही है, बट एक चीज और जान लो, जान के मतलब बेसिक ही है ये भी, ठीक है। इसके बाद सिर्फ सवाल है। अब देखो मेरी तरफ से ना जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए लगभग, पूरे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो बच्चे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको सवाल में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और सवाल एक ही दो कर पा रहे हो। तो अब जब मैं सवाल सारे कराऊंगा तो उससे मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाऊँगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसी में। आपको ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब वो थोड़े बचे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 2-3 बचे होंगे, अब ज़्यादा नहीं बचे होंगे, ठीक है। अब सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको उसी में दे दूंगा, ठीक। और बस इसको समझ लो एक बार ये होता क्या है। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि समझो जैसे कि सवाल में क्या दिया हुआ है कि y, सवाल में क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट दे दूंगा और क्या लिख दूंगा kx, y इक्वल्स टू kx। मतलब मैं यहाँ जो चीज करूंगा या यहाँ जो चीज करूंगा वो दोनों पे फर्क पड़ेगा, वो दोनों पे फर्क पड़ेगा। सिंपली इसका मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखा 2y, अगर मैं यहाँ पे लिखा 2y तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x। अगर मैं यहाँ पे लिखा 2y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। समझ गए? अब जैसा सवाल ही मान लो दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है, मान लो कि y है, y प्रोपोर्शन है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, ठीक। अगर मैं इसको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2 गुना करता हूँ, अगर मैं इसको 2 गुना करता हूँ तो ये कितने गुना पे हो जाएगा, ये 4 गुना पे हो जाएगा। सिंपल बात है, x स्क्वायर को मैं अगर 2 गुना करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही चीज समझो, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2 गुना करता हूँ, अगर मैं इसको 2 गुना करता हूँ तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए? सिंपल चीज है सब। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा 2 का क्यूब तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा। यही चीज है। अब जैसे समझो कि मान लो मैं यहाँ क्या लिखा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो अगर मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, समझो अगर मैं इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 करता हूँ तो क्या ये बनेगा बताओ। अगर मैं इसका क्या बोला इंटू 2 करता हूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/2। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x है और इसका मैं इंटू 2 करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन अगर यहाँ सवाल में यही चीज दिया हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 गुना करूंगा तो ये कितने गुना पे हो जाएगा 1/4। सिंपल, ये बेसिक सी चीज है, इसी को समझना, ठीक है। ये तो जब सवाल करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। हालांकि एक क्वेश्चन मैं इस पर ले लेता हूँ, अभी हम लोग उस पर करते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है। चलो दोस्त देखो लिखा हुआ है
A is inversely proportional to the cube of B. A is inversely proportional to the cube of B. इस सवाल में दिया हुआ है, फिर बोला है if A is equal to 3 and B equals to 2. अगर A का मान 3 है और B का मान 2 है। ये बोला अगर A का मान 8/9 हो जाए, A का मान 8/9 हो जाए तो B का मान बताओ। अच्छा, A is inversely proportional to 1/b cube, तो क्या मैं इसको इसका साइन हटा के A equals to k/b cube लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, k/b cube बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर A का मान मुझे कितना दिया हुआ है? 3, K का मान मुझे पता नहीं है और B का मान कितना मुझे दिया हुआ है? 2, तो मेरा कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8। तो K की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 8 × 3। K की वैल्यू मेरी आ गई 8 × 3। अब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, K की वैल्यू आ गई मुझे 8 × 3 अपॉन में 1/b क्यूब मुझे निकालना है, b क्यूब, और A का मान मुझे अब कितना दिया है? 8/9। 8/9, तो मैं यहाँ से खत्म करूंगा और b क्यूब उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो b क्यूब का मान 27 और b का मान 3। सिंपल सवाल, खत्म। बोलो, ये चीज सिंपल है। A = k/b क्यूब हो जाएगा। ठीक, A का मान मुझे पहले से मिल गया, 3 दिया हुआ है, इससे मेरी K की वैल्यू निकल जाएगी। B का मान कितना दिया हुआ है? 2 का क्यूब करूंगा 8, यहाँ से मेरी K की वैल्यू निकल गई, मैंने पुट किया। फिर 1/b क्यूब, मुझे अब नहीं पता है क्योंकि अब मुझे B का निकालना। जब A की वैल्यू 8/9 हो जाएगी तो मैंने यहाँ A की वैल्यू 8/9 रखा, 1/b क्यूब यहाँ लिया, फिर मैंने सिंपलीफाई करूंगा तो b क्यूब = 27 और b = 3। सिंपल, खत्म। ठीक है, तो दोस्त आज इतना करते हैं, बस करते हैं। और अब ना ऐसा करेंगे कि मैं क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के आपको साथ में कराते जा रहा हूँ, चाहे वो क्वाइंस के हो, चाहे वो मिक्सचर के सवाल हो, चाहे वो जो भी सवाल हो, बढ़िया लेवल के। ठीक है, वो मैं साथ में कराते जा रहा हूँ और मैं साथ में एक नया चैप्टर भी शुरू कर दे रहा हूँ कि आपका वो भी रिवाइज होता रहे, क्योंकि अब हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं। जो भी एक दो चीज़ है मैं सवाल में आपको बता दूंगा। ठीक, अब हम लोग क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है इसमें, बाकी आप खुद से लगाओ, जो डाउट हो हमसे पूछो। और मैं एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ अगले क्लास से। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोग एक लेखपाल का वीडियो भी आने वाला है, आई थिंक आजकल में आ जाना चाहिए। वीडियो सब कुछ तैयार हो चुका है। एक जो मैं बोल रहा था कि आप लोगों का CGL और CHSL का जो अच्छे क्वेश्चन के तब सेट होते हैं वो हो गए तैयार, वो भी आपके पास आने वाले एक दिन वो भी हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा वो भी। और क्या बचा? हाँ, अभी तो यही है। हाँ, और वो जो मैं बताएगा टफ क्वेश्चन के सीरीज, जो आपको मैं रोज 2-3 दूंगा, तो बेहतर एकदम पप्पा वाले क्वेश्चन, समझ रहे हो, एकदम टॉप वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको जो मैं थोड़े दूंगा रोज, एक डोज की तरह, एक दवाई, वो भी लगभग कंटेंट तैयार हो चुके हैं, वो भी बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, बस इतना पढ़ना और कुछ नहीं आप लोग पढ़ना, सब कुछ निकल जाएगा, सारे एग्जाम आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, साथ बना के रखना। हाँ, कभी क्लास 1-2 दिन लेट हो जा रहा है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा, खुदा ना करे। ठीक है, बस साथ बना रखना दोस्त, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लोगों के पास फैला दो। ठीक है, बस इतना चाहता हूँ आप लोग से, और कुछ नहीं। तो आज के इतना करते हैं, घर पे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, सभी को राधे राधे। ओके।